हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जो सच कहूं तो काफी अजीब लगते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी चाल है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी थियरी पर नजर डालेंगे जो शायद इन सब के पीछे का पैटर्न हमें समझा दे। अब जरा ये सुनिए। हाल ही में एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट समिट में ट्रंप कहते हैं वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस था। सोचिए, कोई भी सुनेगा तो एक बार के लिए चौंक जाएगा, है ना। बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ कियोस है? मतलब सब कुछ बस बेतरतीब हो रहा है, या फिर ये किसी बड़ी चालाकी से बिछाई गई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? चलिए मिलकर इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ना हमें उन घटनाओं को एक एक करके देखना होगा जिन्होंने सबको हैरान परेशान कर दिया। ये कोई एक दो बयान नहीं थे, बल्कि एक पूरी सीरीज थी जो एक के बाद एक सामने आई। आप जरा सोचिए, एक ही समिट में क्या क्या हो रहा है। पहले तो वो पत्रकारों से कहते हैं कि अरे आप लोग मुझसे सेक्स के बारे में भी पूछ सकते हो। फिर कहते हैं कि अपनी तारीफ सुनने के लिए ना मुझे लूजर्स यानी हारने वालों के आसपास रहना पसंद है। फिर अचानक से ऐलान कर देते हैं कि अगला नंबर क्यूबा का है, और फिर तुरंत कह देते हैं कि अरे भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा। और मानो इतना काफी नहीं था, इसी सब के बीच वो खुद को एक महान शांतिदूत भी बता देते हैं जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है। मतलब ये सारी बातें एक साथ, दिमाग चकरा जाता है ना। और देखिए, बात सिर्फ अजीब बयानों तक नहीं रुकी। देश के अंदर भी एक ऐसा कदम उठाया गया जो पिछले 165 सालों में कभी नहीं हुआ था। सोचिए, 165 साल। अमेरिकी डॉलर पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर छापने का ऑर्डर दे दिया गया। ये इस पूरी अजीब घटनाओं की लिस्ट में एक और चौंकाने वाली कड़ी थी। तो ये तो हो गई देश के अंदर की बातें, लेकिन इस अजीब से बर्ताव का असर सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं था। इसका असर तो पूरी दुनिया के रिश्तों पर पड़ रहा था, और सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था अमेरिका के सबसे करीबी, सबसे पुराने दोस्तों पर। और जैसा कि हमें पता चलता है, लिस्ट में कोई भी नहीं बचा। सऊदी अरब के नेताओं के लिए कहा गया कि उन्हें चापलूसी करनी पड़ती है। जर्मनी की चांसलर का खुलेआम मजाक उड़ाया गया। जापान को पर्ल हार्बर अटैक की याद दिलाकर मजाक किया गया। और तो और नेटो जैसा इतना जरूरी मिलिट्री अलायंस, उसे भी कागज का शेर कह दिया गया। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये उन रिश्तों पर सीधी चोट थी जो दशकों में बने थे। तो दिमाग में यही आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है? क्या कोई तरीका है, कोई थियरी है जो इस अजीबोगरीब पैटर्न को समझा सके? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प थियरी सामने आती है, और इस थियरी का नाम है द मैडमैन थियरी। जी हाँ, ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि ये जो सारी हरकतें हमें बेतरतीब, मतलब रैंडम लग रहे हैं, वो असल में एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये मैडमैन थ्योरी है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। ये एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसमें कोई लीडर जानबूझकर पागल या एकदम अनप्रिडिक्टेबल, मतलब सनकी होने का नाटक करता है। अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि सामने वाला यानी दुश्मन ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अरे ये आदमी तो कुछ भी कर सकता है, ये तो किसी भी हद तक जा सकता है, और इसी डर की वजह से वो बातचीत में या किसी डील में झुक जाए। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई थ्योरी नहीं है, इतिहास में इसका इस्तेमाल हो चुका है। रिचर्ड निक्सन का नाम तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान इसी थ्योरी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने दुनिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो इतने सनकी हैं कि शायद न्यूक्लियर बम भी इस्तेमाल कर लें। और ये सब क्यों? ताकि वियतनाम डर कर बातचीत की टेबल पर आ जाए। ठीक है, तो अब हम मैडमैन थ्योरी को समझ गए हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं ट्रंप पर और देखते हैं कि ये थ्योरी उनके हाल के एक्शन पर कैसे फिट बैठती है। इस थ्योरी के हिसाब से ये पूरी स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप नंबर 1, एक स्ट्रांग मैन, एक बाहुबली की इमेज बनाओ, जैसे ईरान को बार बार धमकी देकर। स्टेप नंबर 2, अपने अजीबोगरीब बयानों और हरकतों से चारों तरफ डर और कंफ्यूजन का माहौल बना दो। और स्टेप नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, बातचीत का नतीजा चाहे कुछ भी निकले, हमेशा बाहर आकर यही दावा करो कि जीत आपकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मैडमैन वाली चाल सच में काम कर रही थी? क्या इससे फायदा हो रहा था? चलिए अब नतीजों पर एक नजर डालते हैं। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, कि इस स्ट्रैटेजी का असल में असर क्या हुआ। क्या ये सक्सेस थी या फिर ये दांव उल्टा पड़ गया?
देखिए, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वहाँ ये स्ट्रैटेजी बुरी तरह से फेल होती दिखी। ग्रीनलैंड खरीदने की जो बात थी, उस पर यूरोप ने ऐसा दबाव बनाया कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। और ईरान, जिस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को मिनटों में खत्म करने की बात हो रही थी, वो 30 दिनों से भी ज्यादा खिंच गया। और ये असर सिर्फ दुनिया में ही नहीं दिख रहा था, घर में यानी अमेरिका के अंदर भी इसका जबरदस्त रिएक्शन हुआ। इन सब हरकतों के जवाब में पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और उन विरोध प्रदर्शनों का नाम था नो किंग्स, मतलब हमें कोई राजा महाराजा नहीं चाहिए। और ये कोई छोटे मोटे प्रोटेस्ट नहीं थे। जरा आंकड़े देखिए, होश उड़ जाएंगे। पूरे 50 के 50 राज्यों में 3100 से ज्यादा रैलियां हुई और उनमें हिस्सा लेने वाले लोग 90 लाख से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा पब्लिक मूवमेंट था। तो एक तरफ तो सड़कों पर लोगों का गुस्सा था और दूसरी तरफ देश की इकोनॉमी पर भी इसका सीधा और बहुत बुरा असर पड़ा। जैसे ही ये सब होना शुरू हुआ, स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर गया। और गिरावट कितनी बड़ी थी, आंकड़ा सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। S&P 500 की जो बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने $4.8 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू खो दी। 4.8 ट्रिलियन! ये एक जबरदस्त आर्थिक झटका था जो सीधे सीधे इसी अनिश्चितता के माहौल की वजह से लगा। इस पूरे माहौल को ना सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक सवाल ने सबसे अच्छे से समझाया। ये ट्रंप के ही एक पुराने चुनावी नारे पर एक मजाक था। सवाल था, क्यों जीतते जीतते थक गए क्या? मतलब साफ था कि आम जनता इन नतीजों को किसी भी एंगल से जीत नहीं मान रही थी। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या ये सब एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था या फिर एक बहुत ही खतरनाक जुआ जो उल्टा पड़ गया? क्या ये किसी जीनियस की चाल थी या एक ऐसी बड़ी गलती जिसका असर शायद आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेगा? खैर, इसका जवाब